आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी टीजीटी साइंस एवं बायोलॉजी का सॉल्व पेपर, जिनमें से 98 क्वेश्चनों को पहले मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अब 98 के क्वेश्चनों के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था, उसमें पिछला लास्ट क्वेश्चन था कि कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। देखो, जो कोशिका होती है उसमें अचल संपत्ति कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। आपका आंसर होगा ए। क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। क्योंकि कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज जो की थी 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। देखो, एक फ्रेडरिक मिसर जो था एक साइंटिस्ट था जिन्होंने मवाद कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपके पास, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। देखो, दूध को दही में कन्वर्ट करने का पूछा जाता तो आपको कहते हैं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। बट इसमें पूछा है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला, तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। क्या होता है? रेनिन होता है। देखो, रेनिन के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। ये कौन से रस में पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है। बता देता हूँ एंजाइम और उत्प्रेरक में क्या डिफरेंट है। उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में या तो उनकी गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शनों में कैटालाइस्ट कहलाते हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात बढ़ा देते हैं। ठीक है नहीं? तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्णांक के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजाणुधानीधर, बायोलॉजी का क्वेश्चन। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, उसके बाद केमिस्ट्री आएगी, फिर फिजिक्स आएगी, ध्यान रखना। तो बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? हाई लेवल का क्वेश्चन है। रीड सेकंड लेवल में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एमपी टीचर या यूपी टीचर या एसटेट वीटेट जो भी है, जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी जो आने वाली परीक्षा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या पटवारी है, जिसमें भी साइंस आती है, सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। तो बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? हमें बीजाणुपर्ण। क्या होगा? बीजाणुपर्ण कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन चालू हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन परमाणु का जेड का मान 1 से ज़्यादा देर का ग्रेटर देन 1, तो उसमें क्या उपस्थित होंगे? यदि जेड का मान 1 से ज़्यादा है तो क्या उपस्थित होंगे? क्या प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पता है अगर जेड का मान 1 होता तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, लेकिन जेड का मान 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें सी होगा। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 से अधिक हो तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक 1 होने पर न्यूट्रॉन नहीं होता, जो मैंने अभी बताया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, बायोलॉजी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? कौन सा इसमें से लैंगिक जनन का रूप है? मुकुलन विधि, विखंडन विधि, वैलिंगता खंडन। तो देखो भाई, लैंगिक जनन का रूप है। लैंगिक में मुकुलन नहीं आता, ना विखंडन आता, ना खंडन आता। क्या आता है? उभयलिंगता। क्योंकि मुकुलन और विखंडन खंडन जो होते हैं, जैसे उभयलिंगता जो है जैन का रूप है, जो नर मादा के जननांग एक ही जीव में उपस्थित होने से स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मुकुलन, विखंडन और खंडन ये
पेड़ पौधों में पाए जाने वाली क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा पेड़ पौधों का जनन किया जाता है, मतलब या तो उनकी किसी डाल को काट करके या किसी पौधारोपण के द्वारा लगाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसमें पूछा गया भाई गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो देखो भाई गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ए आप जानते हैं रेटिनॉल, क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, जिससे कि रात में कम दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ये गाजर में। इसकी कमी के कारण रतौंधी रोग और इसके अलावा जीराफ्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। कभी कभी ये नाम आ जाता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रतौंधी रोग को तो जानते हैं कि विटामिन ए की वजह से होता है, लेकिन इस रोग के बारे में नहीं पता होता, इसलिए ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत गाजर है। इसके अलावा दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, यकृत आदि भी में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। चलो इन विटामिनों के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो भाई विटामिन जो नाम जो दिया था वो ये व्यक्ति था, इसका नाम था फंक। कौन सा था? फंक। फंक ने दिया। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा और बता देता हूँ, विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील हैं। किस में है? वसा में। क्योंकि वसा मतलब मोटा, तो ट्रिक्स है इसकी, अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा। ए डी ई के, अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा। मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के किस में घुलनशील होंगी? ये वसा में। और बी सी जल का तैराक है, इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील होंगी? जल में घुलनशील होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? अश्रु घटक का मतलब होता है आंखों में स्राव होना। स्राव मतलब पानी का नीचे गिरना। अश्रु गैस तो वो होता है क्लोरोपिक्रिन। क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl3NO2। क्या होता है? CCl3NO2। ध्यान रखना, यह एक जहरीला रसायन है। कैसा रसायन है? जहरीला। यह एक जहरीला रसायन है। क्लोरोपिक्रिन अश्रुस्रावक है तथा त्वचा और श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। 3 से 30 सेकंड तक 0.3 से 0.37 ppm क्लोरोपिक्रिन के संपर्क में आने से अश्रुस्राव और आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? दर्द शुरू होने लगता है। प्रबल अश्रुस्राव होने के कारण क्लोरोपिक्रिन का प्रयोग अश्रु गैस के उपयोग में किया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक सूत्र CCl3 होता है। क्या होता है? CCl3NO2। यह एक जहरीला रसायन होता है। जब इसका 0.3 से 0.37 तक ppm तक क्लोरोपिक्रिन में संपर्क में आने से क्या होता है? अश्रुस्राव और आंखों में दर्द शुरू होने लगता है। तो इस ज़्यादा अश्रुस्राव होने की वजह से इसका उपयोग अश्रु गैस के उपयोग में करते हैं। जो अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं ना, वो वाली गैस यही है। तो ध्यान रखना भाई, आपका क्या ध्यान रखना? क्लोरोपिक्रिन। क्या होती है? क्लोरोपिक्रिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। He+ के द्वितीय बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा eV प्रति इलेक्ट्रॉन है। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ऊर्जा He+ में।
तो द्वितीय बोर कक्षा की कहा है इन्होंने। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ई बराबर क्या होता है एनर्जी ज्ञात करने का, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.6.6। तो दिख रहा भाई द्वितीय कक्षा का है, तो एन का मान कितना होगा, एन बराबर कितना होगा 2 होगा, जेड का मान कितना होगा 2 होगा, मान रख दीजिए, 2 से 2 खत्म, माइनस रह गया तो 13.6 आ गया, क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना ये जो 16 जो दिया है ये 16 नहीं है, ये क्या है 13.6 है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। ग्रीन हाउस प्रभाव, आपने नाम सुना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव, यही वही है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका इफेक्ट क्या है, ऊष्मा के संचरण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरण प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो बताया गया भाई इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव क्या प्रभाव है इसका, तो वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस होती है उसके वजह से सौर ऊर्जा का संग्रह होना ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत आता है। अब होता कैसे ये तो मैं बताता हूँ मैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करता है जो कि वातावरण में जल कणों और CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के स्तर बढ़ने के कारण होता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उपयुक्त कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं। तो क्या होगा आपका जल कण, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CH4 मीथेन। ठीक है भाई, ये गैसें क्या करते हैं, सूर्य की गर्मी को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। और जब ये सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं तो इन गैसों के बिना गर्मी अंतरिक्ष में क्या करती है, चली जाती है और पृथ्वी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडी हो जाती है। इन गैसों के प्रभाव के कारण ही इसे हम ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। तो ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें बता दिया मैंने, तो CO2 उत्तरदायी, एक जल कण है और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। देखो फलों को पकाने के लिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आप बताएं इसका आंसर जल्दी से फास्ट, आपके लिए मिलती है 5 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन। सॉरी एथिलीन। क्या हुआ इसका आंसर, एथिलीन। तो क्योंकि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कहा गया है तो इसका होगा एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन होता है। प्रिवेंस ऑफ फूड एड्रेस अधिनियम 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस के फलों को पकाने में प्रतिबंध है। क्योंकि पहले फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन ही का प्रयोग किया जाता था, लेकिन क्या है कि एक एक्ट की धारा के अंतर्गत एसिटिलीन का जो प्रयोग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए ध्यान रखना, ये बोनस लाख क्वेश्चन था क्योंकि एसिटिलीन ही इसका आंसर था जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था एसिटिलीन। बट इसने जो आंसर जो माना अपने बोर्ड के हिसाब से तो वो एथिलीन, क्योंकि इन्होंने कारण दिया है कि अधिनियम जो 1955 44 धारा AA के अंतर्गत एसिटिलीन को प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा, एथिलीन। वैसे एसिटिलीन नहीं होगा, ध्यान रखना, दोनों में से एक ही मिलेगा, नहीं तो अंततः आपको बोनस मिलेगा इससे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। XCF4 की आकृति कैसी होती है। इसमें देखा है भाई हेक्साफ्लोरोजीनोन,
देखो इसमें एफ जो है वो 6 है और जो जेड एक्सिस जीनोम से मिला हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक्स परमाणु जो है sp3d3 संकृत अवस्था में है, सभी जानते हैं। आकृति की आकृति फिर क्या हो जाएगी, इसमें विकृति जो है वो पंचभुजीय कैसे हो जाएगी, द्विपरमाणिक हो जाएगी। तो आप इसमें आंसर देख लेना, पंचभुजीय द्विपरमाणीय। हाँ, इसकी वीडियो में इसका पूरा विवरण दे रखा है, उसमें पढ़ लेना, बता दूंगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। ऑक्सीकरण अवक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह किस अनुपात में पाया जाता है। तो देखो ऑक्सीकरण अवक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बताना है क्या होता है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है, क्या कमी होती है कि वृद्धि होती है, ना कमी ना वृद्धि होती है, ना में से कोई नहीं। देखो ऑक्सीकरण जो होता है आप सभी जानते हैं, ऑक्सीकरण जो होता है या तो विद्युत ऋण तत्वों का संयोग होना चाहिए, जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो उनकी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होने की वजह से ही क्या होगा, ऑक्सीकरण की अवक्रिया होती है। इसलिए ध्यान रखना आपका आंसर क्या होगा इसमें, वृद्धि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, देखते हैं परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो देखो भाई, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से और एफ ब्लॉक से। तो देखते हैं भाई हम इसमें क्या दे रखा है, 29 तत्व। तो भाई देखो 29 तत्व जो होता है वो कॉपर का होता है, किसका होता है, कॉपर का होता है। तो अफबाउ नियम की सहायता से लगभग जो सभी तत्व होते हैं इलेक्ट्रोविन्यास बनाए जा सकते हैं, सभी का बना सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3, जो भी दे रखा है अपना पैटर्न, उसी आधार से आप इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में sp-d-f ब्लॉकों में क्या किया, इसको बांट दिया गया है। कॉपर और क्रोमियम दोनों जिसका परमाणु क्रमांक 29 और 24 होता है को डी ब्लॉक में रखा जाता है, क्योंकि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो एक तो पूर्णपूरित, एक अर्धपूरित, एक होता है अपूर्ण। तो अर्धपूरित कक्षक अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होने की वजह से 29 और 24 में जो इलेक्ट्रॉन अदर में जाना चाहिए था वो डी में आ जाता है, ताकि डी का कक्षक अर्धपूरित हो जाता है और उसमें जो डी पर आ जाता है वो 3d5 बन जाता है, 3d5 किसमें, क्रोमियम में। और जब कॉपर की बारी आती है तो कॉपर के टाइम पे वो 3d10 हो जाता है। तो ध्यान रखना, तो एस में नहीं बढ़ता, वो सीधा डी में चला जाता है। इसीलिए भाई जो 29 जो तत्व होता है वो किससे रिलेटेड होगा, डी ब्लॉक तत्व से संबंधित होता है। अगला हम देखते हैं भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। जी क्वेश्चन है इसका, अब बता देता हूँ उसको सॉल्व करके मैं अभी। एक कार 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो वेलोसिटी कितना हो गया इसका, 4। उस पर अवमंदन बल आरोपित करने पर 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। बहुत ही अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप। रुक जाती है, यदि उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड होता तो वह अवमंदन बल लगाने पर कितनी दूरी पर रुकती। तो देखो भाई इसमें क्या देखना है तुम्हें, इन्होंने उस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि यदि 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है तो वो 10 मीटर की दूरी पर जाके रुक जाएगी, और यदि वो ये कह रहा है कि जब 8 की से जाए तो कहाँ पर जाके रुकेगी। तो देखो भाई सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी और दूरी में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी और दूरी में रिलेशन निकालना है। इसके लिए आपको न्यूटन की गति का जो समीकरण था, तृतीय समीकरण, वो था v² बराबर u² प्लस 2as। लेकिन इस जगह पर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है,
अवमंदन हो रहा है। अवमंदन का मतलब है इसमें त्वरण के स्थान पर मंदन हो रहा है। अब इसमें देखो बेटा क्या करना है तुम्हें, इसमें आपको एस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एस की। तो आप इसको इधर लाएंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यू स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2a बराबर में आ गया एस। लेकिन जब शुरू में जो वेग था, वेलोसिटी थी, वो थी 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन लास्ट पर जा कर के गाड़ी रुक गई। रुक जाने से उसका लास्ट में जो अंतिम जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। और प्रारंभिक वेग कितना दे रखा था? 4। इसलिए ध्यान रखना, तो इसमें u बराबर हो गया 0, वो v बराबर हो गया 0, क्योंकि अंतिम वेग उसका कैसा हो गया था? 0 हो गया था, क्योंकि उसको रुकना था इसीलिए। अब यहाँ से आगे हम देखें भाई, u इसका अर्थ जो होगा वो s के कैसा होगा? समानुपाती होगा। s समानुपाती होगा u स्क्वायर, अर्थात s1 बट्टे s2 बराबर u1 बट्टे u2, अर्थात दूरियां का जो अनुपात होगा वो उनके प्रारंभिक वेग के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए भाई क्या दे रखा है इसमें? 4 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 मीटर। तो 4/8 इनका होल स्क्वायर कर देना है। और ये S1 और S2 जो पहले जो दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर की दूरी। कितना दे रखा है? S1 की वैल्यू 10, तो आप सीधा 10 लिख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लिख दिया S2, तो 4 से कट गया 8, 2 बार 2 का स्क्वायर किया तो आ गया 4, 4 से 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 40। कितना हो गया? 40। तो ध्यान रखना भाई 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं, इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक्स होती है, क्योंकि हमेशा जो दूरी जो होती है वो इसमें तृतीय नियम से वो वेग के वर्ग के समानुपाती ही होती है, क्योंकि इसमें u स्क्वायर v स्क्वायर आता है, इसमें ओनली s आता है दूरी। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का अनुपात काट दिया, 1/2 का 4 हो गया। इसका विपरीत किया तो कितना आ गया? 40 मीटर पर हो गया। इसका ओनली दूरी पूछा था ना, इसीलिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन, 109 नंबर का क्वेश्चन 109। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो देखो भाई, ऋणात्मक रूप से आवेशित होने वाला कौन सा है? प्रोटॉन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है। न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर भी कौन सा आवेश होता है? प्लस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। थोड़ा बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैसे मैंने लिख दिया है नीचे व्याख्या सहित, पर आपको बता देता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन में। फर्स्ट नंबर बात है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दिख रहा होगा जे थॉमसन, जिसको जे थॉमसन, एक ही बात है, उन्होंने की थी। कैथोड किरणों से की थी, क्योंकि कैथोड किरणों को इन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु केंद्रक के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। अर्थात जो परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इनको प्राप्त होने वाला जो बल होता है वो अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं, और संतुलित करने की वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं समाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका द्रव्यमान आप सभी जानते हैं 9.1 10⁻31 kg होता है। ग्राम में हम देखें तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 3 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें देख रहा होगा, इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 110, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना भाई टीजीटी वालों, अगर आपको शिक्षक बनना है तो इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी उनको आप बने रहें, देखते रहें। साइंस का जो भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन होगा वो इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। इसमें दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान पर द्रव्य बदल जाती है। एक बार लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। न्यूनतम तापमान पर द्रव्य बदल जाती है, क्या बदल जाती है? देखो भाई, हाइड्रोजन बदल जाती है, ऑक्सीजन नहीं बदलती क्योंकि इसके लिए तापमान ज़्यादा चाहिए। हीलियम नहीं चेंज होती, नाइट्रोजन चेंज नहीं होती, इसमें से कौन कन्वर्ट हो जाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो न्यूनतम तापमान पर द्रव्य बदल जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा आपका आंसर? लॉक कर दिया जाए ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो भाई, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहा जाता है? तो देखो भाई, वायु की उपस्थिति होती तो आपका आंसर क्या होता? वर्जन होता। क्या होता? वर्जन। लेकिन वायु की अनुपस्थिति का है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? निस्तापन। तो वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या होगी? निस्तापन। और उपस्थिति होती तो आपका आंसर क्या होता? वर्जन। विशेष ध्यान रखना। तो निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता के साथ गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है? वर्जन किया जाता है। ठीक है नहीं? विधि का नाम क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो झाग प्लवन विधि। कौन सी? झाग प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं 112 की तरफ। 112 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु क्या होता है? समान रहता है, बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने दाब को क्या किया? बढ़ा दिया। दाब को क्या किया? बढ़ा दिया। तो जल का क्वथन बिंदु का क्या प्राप्त पड़ेगा? अब जब दाब बढ़ा दिया तो उसका क्वथनांक, क्योंकि दाब बढ़ने पर उसको ज़्यादा ताप चाहिए। क्या चाहिए? ज़्यादा ताप, तभी वो गर्म होगा। तो इसलिए जब ज़्यादा ताप चाहिए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? ग्रो हो जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथन बिंदु जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 113 बहुत ही इजी क्वेश्चन। किसमें सिल्वर नहीं होता? सिल्वर किसमें नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉट सिल्वर, लूनर कास्टिक। देखो भाई, सिल्वर किसमें नहीं होता है? रूबी सिल्वर में सिल्वर होता है, हॉर्न सिल्वर में भी होता है, लूनर कास्टिक में होता है क्योंकि AgNO3, और रूबी में होता है। लेकिन जर्मन सिल्वर में क्या होता है कि इसमें तांबा होता है Cu प्लस Zn प्लस Ni, निकिल होता है। क्या होता है? निकिल। तांबा कितना होता है? 60% है, जस्ता 20%, निकिल 20% होता है। इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन। तो देखने में सरल लग रहा होगा आपको, सिल्वर नहीं होता, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देख लेते हैं, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अब्रक से, टैल्क से, एस्बेस्टॉस से, स्टेटाइट से। तो आपका आंसर क्या होगा? एस्बेस्टॉस। किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस। अब हम चलते हैं 115 क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता पता कैसे लगेगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता कैसी है, अर्थात ईंधन की माप कौन सी होती है? क्वेश्चन आ जाए, ईंधन की माप कौन सी होती है? ईंधन की गुणवत्ता की माप, अच्छा ईंधन कौन सा है, कौन सा पेट्रोल अच्छा है, इस तरह का पता हम किससे लगाते हैं, उसकी गुणवत्ता का किस में मापन करते हैं? तो वो क्या होती है? ऑक्टेन संख्या। क्या होती है? ऑक्टेन संख्या। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर पता होगा आपको, भारी जल का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट छड़ों का प्रयोग होता है। तो ग्रेफाइट जो छड़ें होती हैं वो गति को क्या कर देती हैं? मंद कर देती हैं। क्या कर देती हैं? मंद कर देती हैं। तो इसका उपयोग हम विमंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? विमंदक के रूप में। थोड़ा बता देता हूँ, मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल D2O ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है भाई, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम। ध्यान रखना रेडियो एक्टिव नहीं है, यूरेनियम, थोरियम। अगला ऑप्शन प्लूटोनियम और जर्कोनियम। तो भाई ये सभी होते हैं, कौन सा नहीं होता? इसका आंसर होगा जर्कोनियम। कौन सा नहीं होता? जर्कोनियम। देखो भाई कैसे नहीं होता, क्योंकि जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हैं 40 होता है, 40। यह रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में नहीं आता, अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। हेनरी बैकुरेल के द्वारा पता होगा आपको, परमाणु क्रमांक 83 के आगे के सभी तत्व कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अब हम चलते हैं 118 क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, इसको आप देख लेना एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कण P और Q ए बिंदु से एक साथ 15 मीटर से और 20 मीटर के वेग से गति प्रारंभ करते हैं। दोनों कण एक ही दिशा में समान किंतु विपरीत त्वरण से गति करते हैं। जब P कण Q को B बिंदु पर ओवरलैप करता है, ओवरटेक का मतलब है क्रॉस करता है, तब उसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो B बिंदु पर Q का वेग क्या होगा? तो देखो भाई इसमें गति का प्रथम नियम लगेगा, और गति का प्रथम नियम होता है V बराबर U प्लस AT। तो AT की वैल्यू निकालनी, B माइनस का U हो जाएगा। तो लास्ट में वेग कितना था उसका? 30। शुरू में कितना था? 50। माइनस किया तो कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये P के लिए आया है। अब Q के लिए हम देखें तो ये इसी तरह से निकालना है इसका भी मान। तो कितना होगा इसमें? उसका कितना दे रखा था लास्ट पर, और उससे देखना तो कितना आएगा इसमें? 20 माइनस का 50, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने यही पूछा था कि बी बिंदु पर Q का वेग क्या होगा। तो Q का वेग क्या होगा इसमें से? 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो 20 के से चल रहा था और लास्ट पर ओवरटेक किया, उस समय उसका कितना आया था? 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो 15 मीटर पर सेकंड था उस समय, और जो पहले शुरू में था 20, तो इसका मतलब ये हो गया कि Q की उस समय वेग कितना रह गया? 5। तो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, बल दे रखा है ये वाला, और इतने के द्वारा विस्थापन कर दिया गया, कार्य कितना होगा? तो आप जानते हैं W बराबर होता है F डॉट S। तो ध्यान रखना दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से तो पता I कैप इंटू आई कैप इजिकल टू 1 होता है। आई कैप इंटू जे करोगे तो 0 होता है, इसलिए 7 दूनी 14 हो गया, प्लस और प्लस 4 या 12 हो गया, प्लस का 5 और माइनस का 1 तो 5 हो गया। इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया? 21 जूल। तो आपका आंसर होगा 21 जूल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? देखो भाई, अम्लीय वर्षा के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। अम्लीय वर्षा क्या होती है? क्योंकि जो बरसात का जो जल होता है वो क्या है कि न्यूट्रल जो जल होता है वो 7.8 की मध्य में होता है, लेकिन जैसे ही उसमें अम्लीय गुण वाले तत्व मिल जाते हैं तो उसका पीएच जो मापक्रम होगा वो 5.6 से डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से उसका जल होता है वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय जल जब नदी नालों में जाता है तो उनके जल को भी क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। क्यों? और जो ऊपर से वर्षा होती है तो ये अम्ल के मिलने की वजह से उस बरसात को अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं? उसमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, बिल्कुल सही है, और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। इनकी वजह से क्या होता है कि वायुमंडल के जलुओं के अणुओं के संपर्क में आने से वर्षा का जल कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पायस कोलाडी आ गया। पायस किसका कोलाडी है? द्रव का द्रव में विलयन होता है। क्या होता है? द्रव का द्रव में, जैसे दूध है, पायस का तेल, ये सभी क्या होते हैं? पायस कोलाडी के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन 122। बहुत कम तापों पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cv और ताप में संबंध क्या होता है? तो देखो भाई, आप सभी जानते हैं C और जो B का जो संबंध होता है ताप में, वो उसकी घात के Q के बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो ये जो Cv जो होती है डेवाई नियम का पालन करती है, और डेवाई नियम क्या होता है? Cv प्रोपोर्शनल टू TQ। तो ये आपके पास संबंध हो गया, आपका आंसर हो गया इसमें डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, स्वपोषित थैलाफाइट वाले पादपों को क्या कहते हैं? जो स्वपोषित होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। जो पौधे फूल तथा बीज नहीं उत्पन्न करते उनको क्रेप्टोगैस कहते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रेप्टोगैम के थैलोफाइटो वर्ग में किया जाता है। इनमें पर्णहरित पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये स्वपोषित होते हैं, अर्थात पौधों के समान सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इन स्वपोषित थैलोफाइटों को क्या कहते हैं? शैवाल। शैवाल स्वपोषित पादपों की तरह होते हैं। इसकी जो क्रेप्टोगैम के जो थैलाफाइटा वर्ग में आते हैं उन शैवालों का वर्गीकरण करते हैं, और इसमें पर्याप्त मात्रा में परिणत क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में धातु मैग्नीशियम कैसा पाया जाता है? स्वपोषित होते हैं। तो इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, आपका आंसर क्या होगा इसमें? शैवाल। क्या होगा? शैवाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 ग्राम कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई? देखो भाई, 12 ग्राम में पूछा है, कितने में पूछा है? 12 ग्राम में। तो भाई देखो भाई, 12 ग्राम में पूछा है तो पहले हम 1 मोल में निकालेंगे। तो 1 मोल में कार्बन के परमाणु में आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। आवोगाद्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता होगा 6 × 6.02 × 10⁻23 होता है। इसमें पूछा भाई 1 में हो गया ये, और अरे उसमें क्या पूछा था अभी? 12 ग्राम था कि क्या? नहीं, 12 ग्राम कार्बन में। हाँ देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो 1 मोल में 12 ग्राम का मतलब कार्बन C, तो 1 ग्राम मोल के कितना होगा? आवोगाद्रो के बराबर होगा। तो 1 कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 × n = 6 × 6.02 × 10⁻23 होता है। क्योंकि एक आवोगाद्रो संख्या का मान 6.02 10⁻23, लेकिन 6 की इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, तो 6 × n हो जाएगा। अब इसमें 6 कैसे आया, ये बात है इसमें। तो 12 ग्राम कार्बन पूछा है इन्होंने, तो 12 ग्राम कार्बन जो होता है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अब ग्राम का इस पर कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि
12 ग्राम को 1 मोल के बराबर हो गया, तो 1 मोल में हो गया इतना, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर क्या होगा, स्पेक्ट्रोमाइसिन। किससे होती है? स्पेक्ट्रोमाइसिन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक के द्वारा ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रजातियों को नष्ट किया जा सकता है। ये प्रतिजैविकी स्पेक्ट्रोमाइसिन जीवाणु से प्राप्त होती हैं। तो इस तरह ये रहे आपके जो क्वेश्चन जो थे, बता देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट रुको जी। इस तरह से आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पिछली वीडियो में 95 तक थे और इसमें 30 क्वेश्चन है साइंस के, जिसमें कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री, कुछ फिजिक्स एंड इसमें बायो के हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल देवा फौजदार सर क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा YouTube चैनल है देवा फौजदार सर क्लासेज। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी इम्पोर्टेंट कुछ बातें होती हैं तो आपको सीधे ही आपके पास पहुंचा दी जाएंगी। इसलिए आप मैथ या साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो UPTGT मेन टारगेट हमारा UPTGT, तो ध्यान रखना भाई, साइंस वाले बच्चे एंड बायोलॉजी वाले एंड मैथ वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखें। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल से जुड़े रहें। और इससे आगे आप सभी लोग जानते हैं, सभी भाइयों को मेरे राम राम, जय हिंद, जय भारत।